किसी को फंडिंग चाहिए, उसके पास कोई आइडिया है, तो वो आप तक रीच कैसे करेगा? क्योंकि आपके 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबको भेजिए जी। बहुत ही सिंपल वेबसाइट है www। क्या आपको लगता है कि सरकार का जो 2030 का जो टारगेट है कि हमें इसके अंदर भी सेल्फ सफिशिएंट होना है, आत्मनिर्भर बनना है, कर पाएंगे? इंडिया में अभी हम लोग $50 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं और $40 बिलियन का इंपोर्ट भी करते हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट एग्री अलायंस जो है, क्या स्टार्टअप्स को फंडिंग भी प्रोवाइड करता है? जी, हम लोग ना सिर्फ अपने 140 करोड़ भाई बहनों को खिला पा रहे हैं, उसके अलावा कम से कम $50 बिलियन का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। राइट। तो ये कौन सी ऐसी कमोडिटी है जहां पर आपको दिखता है कि ये अपॉर्चुनिटी है भारत के किसान के लिए भी, भारत के ट्रेडर के लिए भी, भारत के एक्सपोर्टर के लिए भी? किसान के हाथ में एक बहुत बड़ा शस्त्र है। अभी तक ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं बना है जो मंडी में जो क्रॉप आ रही है उसमें पेस्टिसाइड्स के पूरे पैरामीटर्स विद इन 2 आवर्स 4 आवर्स या विद इन 24 आवर्स मेजर कर लिए जाएं। जो हाई वैल्यू एडेड चीजें हैं उनके ऊपर ज्यादा नजर रखें। नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आज इस एपिसोड के अंदर में हम बात करेंगे भारत का जो कृषि परिदृश्य है वो किस तरीके से बदल रहा है। क्योंकि खेती में मुनाफे का जो सौदा है, या यूं कहें कि खेती में मुनाफे की जो बात कही जाती है, और अक्सर ये माना जाता है कि क्या खेती करना नुकसान का सौदा है, ऐसा नहीं है। खेती में मुनाफे का अगर आपको सौदा देखना है तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। चूंकि ऐसा भी देखने को मिला है बहुत बार कि केवल मात्र 1 बीघा जमीन से 1 साल के अंदर में करोड़ों रुपए की खेती भी होती है। उसकी तो हम चर्चा करेंगे ही, साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय पर भारत का एग्री बाजार क्या कहता है, किस तरीके के बदलाव यहाँ पर आने वाले कुछ सालों के अंदर दिखाई दे सकते हैं, स्टार्टअप्स की क्या पार्टिसिपेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी, इसका कितना यूटिलाइजेशन भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में दिखाई दे रहा है, कहां कहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुधाकर तोमर साहब इस समय पर मौजूद हैं। आप प्रेसिडेंट हैं इंडिया मिडिल ईस्ट एग्री अलायंस से। आपका स्वागत है तोमर साहब। इंडिया मिडिल ईस्ट एग्री अलायंस, इसमें पर्टिकुलरली मैं पहला सवाल यही करना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए भी एक क्यूरियोसिटी है कि भाई ये आखिर करती क्या है, और एग्री के अंदर में क्या आप एंटरप्रेन्योर्स पैदा कर रहे हैं, या एग्री के अंदर में कोई रिसर्च ऐसी प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे किसानों की आय जो है वो दुगनी हो जाए, तिगुनी हो जाए, या चौगनी हो जाए, बट नहीं। तो हम इंडिया मिडिल ईस्ट एग्री अलायंस के जरिए एंटरप्रेन्योर्स की जगह एग्रीप्रेन्योर्स बनाना चाह रहे हैं, और बहुत सारे। और हमारी कोशिश ये है कि जो एग्रीप्रेन्योर्स हैं ये भारत में टियर 2, टियर 3 छोटे कस्बे, छोटे गांव, छोटे शहरों से निकले, क्योंकि वहीं पे हमारे देश की इस समस्या का समाधान है। तो इंडिया मिडिल ईस्ट एग्री अलायंस जो है ये मिडिल ईस्ट में यूनाइटेड किंगडम में बेस्ड एक अलायंस है। ओके। इसके साथ भारत सब कॉन्टिनेंट एग्री फाउंडेशन जुड़ा हुआ है, जिसके के अंदर 55 लाख किसान हैं। अच्छा। हमारे अलायंस में 3000 मेंबर्स हैं मिडिल ईस्ट और दक्षिण एशिया के। और इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट्स, करीब 20 गवर्नमेंट्स हैं इसमें, बहुत सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, बहुत सारे ट्रेड प्रमोशन बॉडीज़ हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं कि विदेश से टेक्नोलॉजी, और जो भारत में टेक्नोलॉजी है वो, और इसके अलावा इंटरनेशनल रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, मार्केट सपोर्ट हो गया। अगर कोई, जैसे मान लीजिए आपका कोई सब्सक्राइबर है, अब उसको मार्केट एक्सेस में उसको ये नहीं पता है कि अपनी चीज़ का कहाँ पे वो निर्यात करे, तो उसको निर्यात कराने में हम पूरी मदद करते हैं। ओके। अगर कोई कंपनी है जिसको कि अपने प्रोडक्ट के बारे की टेक्नोलॉजी में अगर उसको स्केल अप करना है, उसमें हम मदद करते हैं। उसके अलावा हम लोग और एक चीज़ क्या करते हैं कि काफ़ी बाहर की संस्थाओं, गवर्नमेंट हो गए या प्राइवेट हो गए, उनके साथ मिलके हम लोग इंडिया में अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में, एग्रीकल्चर कॉलेज में, सब जगह ग्लोबल कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराते हैं। ओके। जिसमें कि
स्पेसिफिक कोई अगर स्टार्टअप कंपटीशन हुआ तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जैसे कि ग्लोबल कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? ग्लोबल कंपटीशन इन टर्म्स में आप ऐसे समझिए कि जैसे अभी हम लोग यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, इसमें बात हो रही है एग्री और बायो वेस्ट की, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे हिंदुस्तान में 1.5 बिलियन बायो वेस्ट होता है, उसके अंदर खाली जो एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस है वो करीब 500 मिलियन टन की है। ठीक है। अब 500 मिलियन टन अभी जो इस्तेमाल हो रहा है एग्री प्रोड्यूस में, एग्री बायो वेस्ट में, वो बहुत ही बेसिक उसका काम हो रहा है। या तो उसको बॉयलर में जला देते हैं या उसको बहुत लो तरीके से हमने उसको ईंधन की तरह इस्तेमाल कर लिया, तो अभी हम उसका वैल्यूएडिशन नहीं कर पा रहे हैं। ओके। तो अब हम उसकी अगर पैलेट्स बना लें या हम उसका बायोफ्यूल बना लें या उसकी बायोगैस बना लें या उसकी सेकंड जनरेशन के बायोफ्यूल्स में बायो एनर्जी में उसको हम इस्तेमाल कर लें, तो उससे हमारी एक तो ना तो ये ईंधन की समस्या खत्म होती है, उसके अलावा ये बहुत सारे जो बायो वेस्ट है उसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। तो इस तरह की वैल्यू एडिशन की जो चीज़ें हैं उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। हम लोग गवर्नमेंट्स के साथ, बहुत सारी गवर्नमेंट हो गई, यूएई की गवर्नमेंट हो गई, सऊदी गवर्नमेंट की हो गई, कतार, इन सब गवर्नमेंट के साथ मिलके हम लोग यहाँ पे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। उससे हम कंपटीशन रन करते हैं, उसमें जो अच्छे स्टार्टअप होते हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर इनोवेशन हो, जिससे किसान की आय बढ़े, दुगनी बढ़े, तिगनी बढ़े, चौगनी बढ़े, जितना बड़ा उतना अच्छा है। तो जब ये होगा, इसी से हमारे यहाँ की एग्रीकल्चर का, कृषि का मूलभूत बदलाव आएगा। और मुझे लगता है इसलिए ये बहुत ज़रूरी है इस तरह की चर्चा करना, और बड़ा अच्छा कि आपने इस चीज़ के बारे में सोचा कि खेती मुनाफे का सौदा भी हो सकता है, बशर्ते कि इसको आप अच्छी तरह से करें। अपनी सोच, जो खेती में बेसिकली नुकसान तब तक होता है जब तक आपके पास में नई सोच ना हो, और मार्केट तो डेफिनेटली। अब मार्केट दो तरीके से है तोमर साहब, एक मार्केट क्रिएट किया जाता है, एक बना हुआ है। तो एग्रीकल्चर में भी आप मार्केट को क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीईओज पैदा होने वाले हैं गांव-गांव में। सीईओज से मेरा जो मतलब है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से नहीं है, चीफ अर्निंग ऑपरेटर से है, जो एक किसान हो सकता है अपने खेत का। पहली बात। दूसरी चीज, जैसा आपने कहा कि आप लोग कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, स्टार्टअप्स को आगे लाते हैं। एग्री के अंदर में हमने देखा है कि अभी हाल फिलहाल के अंदर में बहुत सारे यूथ आगे आए हैं। उन्होंने नई इनोवेशंस के साथ आगे आए हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर में हेविली यूज होने लगी है। दूसरा, एआई का यूटिलाइजेशन यहाँ पर बढ़ने लगा है। तीसरी जो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे इस प्रोग्राम के दौरान कर रहा हूँ। हमने एक्सपोर्ट्स के अंदर में, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के अंदर में एक प्रॉब्लम देखी है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के अंदर हमने प्रॉब्लम पेस्टिसाइड को लेकर के देखी है। गवर्नमेंट हालांकि इसके ऊपर पे काम कर रही है। हमारा जो कृषि निर्यात है 50 अरब डॉलर से ज़्यादा का हो चुका है। सरकार का टारगेट 100 अरब डॉलर का है, लेकिन पेस्टिसाइड एक बड़ा हर्डल है। अब यहाँ पर आकर के ये इशू आता है, कंपनीज ये कहती हैं कि जी हम तो जो प्रोड्यूस लेते हैं वो मंडी से लेते हैं, मंडी सरकार की है, और हम उसे प्रोसेस करके बस मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में भेज देते हैं और उसको प्रोवाइड कर देते हैं। समस्या यहां पर पैदा होती है कि जब वो वहां पे रिजेक्शंस फेस करते हैं तो यहां पर आकर के उसके प्राइस डाउन हो जाते हैं। उसका इम्पैक्ट बट नेचुरल है यहाँ पर दिखाई देता है। इससे किसान भी सफर करता है, इंडस्ट्री भी सफर करती है। अभी तक ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बना है, ये एक इनोवेशन भी हो सकती है कि अभी तक ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं बना है जो मंडी में जो क्रॉप आ रही है उसमें पेस्टिसाइड्स के पूरे पैरामीटर्स विद इन 2 आवर्स, 4 आवर्स या विद इन 24 आवर्स मेजर कर लिए जाएं और उसके प्राइसेस उसी के अकॉर्डिंगली दिए जाएं। इस पर भी क्या आपका अलायंस कुछ काम कर रहा है? इस पे सुरेश जी, हम लोग ये एक देश का विषय है, लेकिन ये सारे एक्सपोर्टर्स को, निर्यातक को समझना चाहिए कि अगर उसको विदेशी मार्केट में अपना माल एक्सपोर्ट करना है
तो जो वहाँ की सैनिटरी या प्लांट रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा। राइट। अगर यूरोप में या जापान में या कहीं भी किसी अपनी कृषि की चीज़ों में MRL हो गया या पेस्टिसाइड हो गया या फंगीसाइड की रेजिडुअल की लिमिट है तो हमको उस हिसाब से करना पड़ेगा। उसमें तो हम गेम का रूल तो चेंज नहीं कर सकते। राइट। तो अगर हमारा उद्देश्य ये है कि हिंदुस्तान से जो अभी $50 बिलियन का एक्सपोर्ट $100 बिलियन हो जाए, तो उसके लिए हमको चीज़ों की क्वालिटी, चीज़ों की स्पेसिफिकेशन हमको इंटरनेशनल मार्केट के रूल के हिसाब से खेलना पड़ेगा। ठीक है। अब रही बात कि $50 बिलियन की जगह $100 बिलियन कैसे हो जाए। 100 बिलियन तब होगा जब हमने जो लो वैल्यू हैंगिंग फ्रूट्स हम लोग बोल सकते हैं, जैसे शुगर हो गई, आपका राइस हो गया, आपका बाकी चीज़ें होंगी जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, तो ये एक तरह से कमोडिटिफिकेशन ऑफ मार्केट है। तो ये ऑलरेडी काफ़ी लो एंड पे है। हम जब अपनी कृषि की चीज़ें ऐसी एक्सपोर्ट करें जो कि वैल्यूएडेड हो। राइट। आप बजाय सीधा चावल एक्सपोर्ट करने से चावल से बने हुए प्रोडक्ट जिनके अंदर की क्वालिटी अच्छी है, जिनके की प्रोडक्ट यूसेज डिफरेंट है, जिनके की स्नैक फूड्स हैं, तो आपको उसमें जो चीज़ अभी आप $1 की बेचते हैं वही चीज़ आप $4 की एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आपका जो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 50 बिलियन से जो 100 बिलियन बनेगा, उसके लिए हम लोगों को अपनी क्वालिटी और क्वालिटी के अलावा जो वैल्यू इनोवेशन है और ये जो वैल्यू एडिशन है वो करना पड़ेगा। हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस में, ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज फूड्स में जाना पड़ेगा। दूसरी और चीज़ें कि जिन चीज़ों में हम लोगों की नेचुरल कॉम्पिटेंस है, जैसे जो चीज़ें खाली यहीं पे होती हैं। अब फॉर एग्जांपल अपना यहाँ के बहुत अच्छी वैरायटीज़ के आम हो गए, या बहुत अच्छी वैरायटी का मखाना हो गया, या बहुत अच्छी वैरायटी का अच्छे दर्जे का ज़ाफ़रान हो गया, तो उनके ऊपर हमको और ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि वो चीज़ नहीं होती है, उसका हमारे पास कोई कंपटीशन नहीं होगा, बजाय कि उन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों के लिए ज़्यादा कंपटीशन करना जो कि यहाँ पे ऑलरेडी हो रही हैं और जिनकी हमको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा इशारा चावल की तरफ भी है, राइट, शुगर की तरफ भी है। और दूसरी एक चीज़ इससे ये भी फायदा होगा, जब इन चीज़ों का निर्यात कम होगा और इनकी जगह हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, तो इससे काफ़ी सारा जो खेती का एकरेज है वो शिफ्ट होगा उन चीज़ों की तरफ जिसका कि हम लोग आज की तारीख में आयात करते हैं। तो इंडिया में अभी हम लोग $50 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं और $40 बिलियन का इंपोर्ट भी करते हैं। तो जब हम वैल्यू एडिशन में जाएंगे तो आपका आयात भी कम होगा, आपकी तेलों का आयात कम होगा, आपकी दालों का आयात कम होगा, तो वो एक ज़्यादा अच्छी तरह से बैलेंस सिस्टम बनेगा। देखिए, स्टार्टअप्स को लेकर के एग्री के अंदर में, जैसे मैंने कहा कि स्टार्टअप्स भी अभी कूद रहे हैं, इनोवेशंस चल रही हैं जी। वहाँ पर इनोवेशंस के साथ साथ में चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर के अंदर में, क्योंकि एग्रीकल्चर देखिए एक समय था भी और है भी कि हमेशा वेपन के तौर के ऊपर भी इसको यूज़ किया जा सकता है, कई कंट्रीज करती भी हैं, वेपन के तौर के ऊपर भी इसको यूज़ किया जाता है। मुझे याद आता है 1965 का वो दौर, जिस समय पर भारत का और आपका चाइना का जो युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान का माफ़ कीजिएगा, उस समय जब लड़ाई हुई भारत और पाकिस्तान की, तो उस समय पर एक प्रेशर था इंडिया के ऊपर पे, क्योंकि हम इंपोर्टिंग कंट्री थे, वीट इंपोर्ट होता था, उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन आया नहीं था और उस समय पर एक थ्रेट रहता था। हम बेसिकली बाहर से एड्स वीट जो इंपोर्ट करते तो वो एड्स थी, एक किस्म की भीख कह सकते हैं हम इसको, वो थी। उसके बाद सेल्फ सस्टेन यहाँ पर हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन इजाद हुई और उसने एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट की कि आज हम एक्सपोर्ट कंट्री हो गए हैं, आज हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री हो गए हैं। अब यहाँ पर ये बात आती है कि अदर जो सेगमेंट्स हैं, जैसे एडिबल ऑयल की अभी आपने बात की, उसमें अभी हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, लार्जेस्ट इंपोर्टिंग कंट्री, पल्सेस लार्जेस्ट इंपोर्टिंग कंट्रीज। क्या आपको लगता है कि सरकार का जो 2030 का जो टारगेट है कि हमें इसके अंदर भी सेल्फ सफिशिएंट होना है, आत्मनिर्भर बनना है, कर पाएंगे? लेकिन उसके लिए जगह कहाँ है, जमीन कहाँ है, प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगा? तो आपने जो बात की फूड सिक्योरिटी की, तो ये हर देश का
एक कर्तव्य बनता है कि जितनी उसकी जनसंख्या है उसके लिए एक पर्याप्त और जो न्यूट्रिशियस है फूड वो आप उनको मुहैया कराएं, ये बहुत ज़रूरी है। तो रही बात कि 1965 से लेके जब हम यहाँ तक आए हैं तो बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग ना सिर्फ अपने 140 करोड़ भाई बहनों को खिला पा रहे हैं, उसके अलावा कम से कम $50 बिलियन का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। राइट। तो ये चीज़ और मतलब ये बिल्कुल अच्छी चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा इसको हम लोग प्रशंसनीय चीज़ है कि अगर आप साइज़ देखें तो हमारा साइज़ जो है वो चाइना के रकबे बराबर है, बड़ा है उससे। चाइना जैसी कंट्री भी आज की तारीख में $250 बिलियन का इंपोर्ट करती है खाना, तो उसके मुकाबले में हमारा जो फूड सफिशिएंसी का जो दर्जा है वो अच्छा है, नो डाउट। इसके साथ क्या एक्सपोर्ट और बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है। इसके साथ क्या हम हर चीज़ों में सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं? बहुत सारी चीज़ों में हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में नहीं हो पाएंगे, जिसमें क्योंकि खराबी नहीं है। क्योंकि मुझे मानना है कि कोई भी देश की जो उसकी खुद की नेचुरल स्ट्रेंथ है उसके ऊपर उसको प्ले करना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि हम अच्छे फ्रूट्स, वेजिटेबल, मसाले, हाई वैल्यू चीज़ें उगा सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो कोई तकलीफ नहीं। उसकी जगह हम कोई जो सस्ती चीज़ें हैं उनको हम आयात कर सकते हैं, कोई इसमें खराबी नहीं है। तो हर कंट्री को अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ पे प्ले करना चाहिए, उसका एक्सपोर्ट हाई वैल्यू चीज़ों का बढ़ाना चाहिए और फूड सिक्योरिटी अपने आप ही उस तरह से उसका जो ऑब्जेक्टिव है अपने आप ही वो पूरा हो जाएगा। और रही बात फूड को एज ए वेपन इस्तेमाल करने की, तो फूड तो एक फूड सिक्योरिटी की चीज़ है। फूड ऐसी चीज़ है कि हम सब लोगों को पता है कि भूख एक बड़ी सेक्युलर चीज़ है। दुनिया में हर जगह हंगर होती है, तो उसमें हम लोग खुद अपने को पर्याप्त कर पाएँ, अपने को अपना पेट भर पाएँ, उसका जो भी हमारे पास एक्सपोर्ट हो उसको हम एक्सपोर्ट करें और जिसकी जितनी मदद हो सके उतनी मदद कर सकें। बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए तोमर साहब, खेती में नुकसान तब तक है जब तक आप एंड यूजर तक नहीं पहुंचते खुद, ठीक है? तो किसान एंड यूजर तक कैसे जाए? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने सुरेश जी। इंडिया में जो भी आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जैसे कितने लोगों के पास गाड़ियां हैं, कितने लोगों के पास बीमा है, कितने लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, कितने लोगों के पास 2 घर हैं, कितने लोग टैक्स देते हैं, ये सारे जो नंबर हैं ये सब सिंगल डिजिट में है, 3%, 4%, 2%, इस तरह से। जहाँ बात आती है कि कितने लोगों के पास इंटरनेट है, कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, मोबाइल टेलीफोन, वो नंबर आता है 50, 60, 70, 80% जी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है देश की और देश की सरकार की कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या जो है उसकी जो डिजिटल रीच है वो अभूतपूर्व है। इससे पहले दुनिया में ना कभी कहीं हुआ है ना कभी हो रहा है, ठीक है? तो जो भी चीज़ डिजिटली आप कैप्चर कर सकते हैं, जो उसके थ्रू सोर्स कर सकते हैं, जो उससे बेच सकते हैं, उससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ठीक है। मुझे लगता है कि किसान के हाथ में एक बहुत बड़ा शस्त्र है, मोबाइल फोन। तो वो अपने पास से उपभोक्ता के बीच का जो रास्ता है बहुत कम हो गया है। राइट। पहले जो जिसको हम लोग सप्लाई चेन बोलते हैं वो सिकुड़ गई है। अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जब आप देखेंगे किसान को कितना पैसा मिलता है और उपभोक्ता कितने में खरीद रहा है, उसमें किसी चीज़ों में 200 से 800% का फर्क है। ये जो फर्क है गैप धीरे धीरे कम हो रहा है और ये कम होता रहेगा दिनों दिन। और मुझे लगता है कि अब दूर नहीं है कि आप हर कंज्यूमर का एक अपना छोटा सा खेत का पैच होगा जिसमें अपनी चीज़ें उगा सकता है। और दूसरा इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ में ये होगी, जब आप इस तरह का रिश्ता जब किसान और उपभोक्ता के बीच में होगा, एक तो किसान को अच्छी अपने प्रोड्यूस की अच्छी कीमत मिलेगी, दूसरा कंज्यूमर के अंदर उपभोक्ता में भी जागरूकता आएगी कि ये चीज़ हम डायरेक्टली कहीं से खरीद रहे हैं तो कहाँ से आ रही है, डायरेक्ट ट्रेसेबिलिटी है या नहीं। और ये मैं यहाँ पे आपके चैनल के थ्रू मैं उपभोक्ताओं से भी अपील करता हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ खाना अभी बहुत सस्ता है। बिल्कुल, मैं दुनिया में बहुत जगह गया हूँ, खाना यहाँ अभी भी बहुत सस्ता है और मुझे लगता है कि हम किसान को उसके चीज़ की कीमत ज़्यादा दे सकते हैं। जब मैं आज की तारीख में जो भी नई फिल्में रिलीज होती हैं 200-400 रुपये का टिकट खरीद सकता हूँ, 600 रुपये का पॉपकॉर्न खा सकता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि 100-200 रुपये की दाल, कुछ महंगा चावल, कुछ महंगी सब्जियाँ, कुछ महंगे फल क्यों नहीं खरीद सकूँ मैं किसान से। क्योंकि जब तक उसको अपने
प्रोड्यूस की सही कीमत नहीं मिलेगी वो उसको उसका बेनिफिट नहीं दिखेगा। ठीक है। हम दोनों लोगों से अपील करते हैं कि आप अच्छे से अच्छी कीमत दें किसान को, उसका भी भला हो, और आप सामर्थ्यवान हैं। भारत में 330 मिलियन मिडिल क्लास कंज्यूमर्स है, उसको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। राइट। अच्छा, इंडिया मिडिल ईस्ट एग्री अलायंस जो है, क्या स्टार्टअप्स को फंडिंग भी प्रोवाइड करता है? जी, तो करता है तो उसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज देखता है, किस तरीके की इनोवेशन देखता है? अगर यहाँ पे हमारे जो दर्शक हैं, किसी को फंडिंग चाहिए, उसके पास कोई आइडिया है, तो वो आप तक रीच कैसे करे? तो इसमें बहुत अच्छा सवाल आपने किया। तो हम ना सिर्फ इंडिया मिडिल ईस्ट अलायंस के अंदर जो हमारे 3000 मेंबर्स हैं, फंडिंग मेंबर्स भी बहुत सारे, उसमें फंडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट होता है, एग्री स्टार्टअप कंपटीशन होता है। आपके माध्यम से हम अलग अलग समय में अलग अलग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं। हम आपको बताएंगे कब कंपटीशन हो रहा है। आप अपने सारे जो भी आपके 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबको भेजिए जी। बहुत ही सिंपल वेबसाइट है www.imeaa.org। उसको आप देखते रहिए। अगर कोई आपका सुझाव हो या कोई आपके पास ऐसे स्टार्टअप आइडियाज़ हों जो उसमें लगता है कि आप फार्मर की इनकम बढ़ सकती हो, जिससे कि फूड सिक्योरिटी का इश्यू सॉल्व हो सकता हो, और जिसमें कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का कोई रोल हो, तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क करिए। हम लोग बिल्कुल इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, रेडी हैं, और आपके साथ काम करने के लिए हमारा सारा प्रयत्न है। आप चूंकि वर्ल्ड वाइड कमोडिटीज को ट्रैक भी करते हो, अभी कौन सी ऐसी कमोडिटी है जहां पर आपको दिखता है कि ये अपॉर्चुनिटी है भारत के किसान के लिए भी, भारत के ट्रेडर के लिए भी, भारत के एक्सपोर्टर के लिए भी? तो इसमें क्या है कि जो एग्रीकल्चर का विषय है बड़ा विस्तार वाला विषय है जी। आप ये समझिए कि अभी जो करंट स्टेटस है या जो परिदृश्य है, जैसा आपने बताया, इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है $50 बिलियन का और $40 बिलियन का इंपोर्ट हो रहा है। लेकिन और जैसे जैसे देश मजबूत होगा, विकसित होगा, लोगों के पास ज़्यादा आर्थिक अवसर होंगे, उनकी आय बढ़ेगी, तो ये चीज़ मल्टीफोल्ड बढ़ने वाली है। मुझे नहीं लगता है कि ये जो अभी हमारा $100 बिलियन का जो इकोसिस्टम है आयात निर्यात का, ये आराम से किसी भी समय दुगना हो सकता है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए जो लोग इस खेती या एक्सपोर्ट में जुड़े हुए हैं। कोई पर्टिकुलर सेगमेंट, कोई पर्टिकुलर कमोडिटी, लाइक अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक मेजर चंक जो है वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं $50 अरब के। आप इसमें राइस का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी कमोडिटी है जिसका आपको दिखता है कि डिमांड इंक्रीज होने वाली है, तो भाई किसान भाई आप उसके ऊपर फोकस करिए, आपको बड़ा अच्छा दाम मिलेगा? देखिए, डिमांड तो ऐसा है कि जो कृषि की चीजें होती है उसमें साइकिल के हिसाब से कभी किसी सीजन में ज्यादा है, कभी कम है। राइट। मेरे ख्याल से आप इसमें सारी चीजों के ऊपर नजर रखें, लेकिन अगर एक्सपोर्टर के तौर पे या किसान के तौर पे ऐसी चीज़ें जो कि हाई वैल्यू आइटम हो, भले उनको उगाने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, देख रेख ज़्यादा करनी पड़े, क्वालिटी का, पेस्टिसाइड का ख्याल ज़्यादा देखना पड़े, फ्रूट्स हो गए, हॉर्टिकल्चर हो गया, प्लांटेशन क्रॉप्स हो गई, जो हाई वैल्यू एडेड चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा नज़र रखें, बजाय कि ये सोच के कि जो आसपास हो रहा है वही उगा लेते हैं। जो आसान की चीज़ जिसमें आपको ये लगता हो कि आप किसी एक आदमी के ऊपर या एक एजेंसी के ऊपर या एक बाजार के ऊपर या एक स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ऐसी चीज जिसमें कि आपको बेचने के अवसर ज्यादा हो, आप प्राइवेटली भी बेच सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, उसकी प्रोसेसिंग भी कर सकते हो, ऐसी चीजों में हम लोग को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कोई ऐसा स्पेसिफिक आप बता सकते हो? फ्रूट्स, हॉर्टिकल्चर, बागवानी, प्लांटेशन क्रॉप्स। ठीक है। और स्टार्टअप्स में आप क्या देखते हैं? लाइक सीड मैनेजमेंट एक बड़ा इशू है, इसके साथ सोइल मैनेजमेंट एक बड़ा इशू है, और देश के अंदर में तकरीबन 15 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो वेस्ट पड़ी हुई है। चूंकि आज हम बायो वेस्ट के दौरान पर मिल रहे हैं, तो बायो वेस्ट के साथ साथ में लैंड वेस्ट भी है। तो 15 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिस पर कुछ नहीं हो रहा है, वो वेस्ट ही पड़ी हुई है। क्या आपको लगता है कि अगर उसको हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर यूसेज के अंदर में लिया जाए और पेस्टिसाइड रेजिड्यूज को उसमें ध्यान रखा जाए और उस पर किसी भी तरीके की पेस्टिसाइड ना दी जाए और उसको ऑर्गेनिकली ग्रो किया जाए, तो ये एक और बड़ा बाजार पैरेलली खड़ा हो सकता है? बिल्कुल। इसमें जो भी वेस्ट लैंड है या जो नहीं जिसका इस्तेमाल अभी हो रहा है,
तो ऐसी क्रॉप जिसके अंदर हमको पानी कम लगता है, जैसे ऑयल सीड्स हो गए, अपने दलहन हो गए, दालें हो गई जिनमें कि पानी की जरूरत कम है, उसमें गवर्नमेंट की स्कीम्स के साथ मिलके अगर उन लैंड्स को डेवलप किया जाए, या ऐसी क्रॉप्स जिसमें पानी कम लगता है तो प्लांटेशन क्रॉप्स हो गई, प्लांटेशन क्रॉप्स हो गई, आपकी दलहन की हो गई, आपके ऑयल सीड्स के हो गए, ये लैंड इस तरह की चीज़ों के लिए काफ़ी सूटेड है। साथ में लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हम उसके अंदर से प्रोड्यूस उगा रहे हैं वो ना कि सिर्फ हमारे देश के लिए उपयोगी हो, सूटेबल भी हो, जिसका कि एक्सपोर्ट मार्केट भी हो सके, तो उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो उससे हमारा आयात के ऊपर हमारा जो निर्भरता है वो थोड़ी सी कम होगी। और ये चीज़ ऐसी है कि जिसमें पानी कम लग रहा है तो ऑयल सीड्स और पल्सेस के लिए बिल्कुल सूटेबल है। तो ये आपका आइडिया बिल्कुल अच्छा है और बिल्कुल इसके ऊपर काम होना चाहिए। मिडिल ईस्ट के अंदर में आप भारत की एग्री बाजार को कैसा देख रहे हैं? बहुत अच्छा है, बिकॉज देखिए मिडिल ईस्ट में क्या है, खासतौर से जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, 90% जो वहाँ पे खाना आता है वो दुनिया में कहीं ना कहीं से उसका आयात हो रहा है। राइट, ठीक है। और भारत इतना नज़दीक है जीसीसी के पास कि जो सबसे बड़ा और जो सबसे पहला प्रेफर्ड सोर्स ऑफ सप्लाई है खाने पीने की चीज़ों का, वो इंडिया है। तो वो लोग इंडिया की तरफ एक बहुत बड़ी आशा भरी नज़र से देखते हैं। तो इंडिया की पोजीशन एक बहुत अच्छी नज़र में उनके सामने है और एक तरह का ये आप समझिए कि एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। इंडिया की एनर्जी की नीड, खासतौर से पेट्रोलियम एनर्जी की नीड काफ़ी हद तक जीसीसी से पूरी होती है और उनकी फूड सिक्योरिटी की नीड हिंदुस्तान से पूरी होती है। तो एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है। करंट गवर्नमेंट के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं पूरे मिडिल ईस्ट में। तो मुझे लगता है ये चीज़ और दिनों में बढ़ेगी और बहुत सारे अवसर मुहैया होंगे। ट्रेड कितना है आप बढ़ते हुए देख रहे हैं? ट्रेड काफ़ी बड़ा है और बड़ा होने की इसकी आशा है। लगभग $100 बिलियन का टारगेट किया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है बहुत आसानी से अचीव किया जा सकता है। इसके अलावा चूंकि आपने स्टार्टअप्स की भी बात की और जिस तरीके से पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है, देखिए एग्रीकल्चर बड़ी ताकत बन रही है। इसीलिए हमने अभी देखा कि टैरिफ वॉर के अंदर भी जो भारत और अमेरिका के बीच में जो रिलेशनशिप या ट्रेड एग्रीमेंट की जहां बात निकल कर के आई, तो उसमें भी एग्रीकल्चर एक मुख्य मुद्दा था। बिल्कुल, चाहे हम डेयरी की बात कर लें या फिर जीएम सीड्स की बात कर लें। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर में जीएम सीड्स आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं, इसके ऊपर जो अगर कोई न्यूट्रल बात करे तो इसमें कोई इसको बोलते हैं जैसे कि ज्यूरी स्टिल आउट। तो इसमें क्या है कि अभी इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि इसको आप खराब बोल सकें या बुरा बोल सकें। ठीक है। और इंडिया में भी जीएम के जो हैं बीजों के ऊपर काम हुआ है, कॉटन पे काम देखा है, मस्टर्ड की वैरायटी डेवलप हुई है। तो क्या हम लोगों को जीएम बाहर से आने देना चाहिए? अगर आपका सवाल ये है तो मुझे लगता है देश को सबसे पहले किसानों के बारे में सोचना चाहिए। ये खाली इश्यू इस चीज़ का नहीं कि जीएम क्रॉप अलाउ करनी चाहिए या नहीं अलाउ करनी चाहिए। आपको ये देखना है कि आपकी फूड सिक्योरिटी की नीड कैसे मीट होती है। राइट। सबसे पहले वो आप खुद उतना उगा सकते हैं या उसके लिए आपको आयात करना पड़ेगा। आयात करना पड़ेगा तो क्या आप उस तरह से आयात कर सकते हैं कि आपका जो किसान है उसको तकलीफ नहीं हो, क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़ी किसानों की संख्या के देश हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें एक बहुत ही बैलेंस अप्रोच होना पड़ेगा। जस्ट कि कोई चीज़ सस्ती है तो हमको सीधा ऐसे उसको नहीं आने देना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि देश का हित कैसे है और उसको रखते हुए उसका एक बैलेंस पॉलिसी बनाने के का विचार है मेरा इसमें। राइट। कहीं ना कहीं बैलेंसिंग और फार्मर का हित और इंडस्ट्री का हित दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको अपनी जो कृषि है उसको तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। राइट। आपको तभी आपकी कृषि मजबूत होगी जब आपका खुद कृषि का जो इकोसिस्टम है मजबूत हो, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हो, उसकी बाज़ार में डिमांड हो विदेशी बाज़ार में। उसके बाद आप देखिए जिस चीज़ का आपको, मेरा कहने का मतलब ये कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप खुद यहाँ पे उगा के अच्छे वैल्यू पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं,
तो लो वैल्यू की चीज़ें इंपोर्ट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बगैर यहाँ के हमारे किसानों को नुकसान पहुंचा। उनका हित यहाँ पर जरूर देखा जाना चाहिए निश्चित तौर के ऊपर पे। आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस चर्चा से ये बात तो साफ निकल करके आती है कि अगर आपके पास में कोई सोच है, नई सोच है एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के, उसमें कोई आप इनोवेशन करना चाहते हैं, कोई आप स्टार्टअप्स को रन करना चाहते हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी इंडिया मिडिल ईस्ट एग्री अलायंस, तो यहाँ पर आप अप्रोच कर सकते हैं। कम से कम आपकी जो फाइनेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो दूर होगी और आपको एक विदेश के अंदर में या यूं कहें कि ग्लोबली मार्केट भी आपको इसके साथ साथ अवेलेबल हो सकता है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।